तो सबसे पहले संगीता जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। संगीता जी के बारे में थोड़ा सा मैं अपने स्तर से बताना चाहूँगा कि संगीता जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई काफ़ी मेहनत से की और पर्सनल लेवल पे या सेल्फ कहा जाए, मेंटर के रूप में इन्होंने ज़्यादा काम किया। प्लस टू के बाद से ही अपनी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए और एजुकेशन को कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जॉब की। तब से जॉब ही किया, बट एजुकेशन नहीं छोड़ा क्योंकि पढ़ने का एक शौक था। तो इनका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से एनसी वेब से हुआ। साथ ही साथ इन्होंने मास्टर इग्नू से किया और उस समय तक जॉब कर ही रहे थे। यानी 5 ईयर एजुकेशन से कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ टाइम इनका 10 से 12 आवर जॉब में जाता था। अचानक हमारी एक बार बातचीत हुई, गूगल से इन्होंने ढूंढा और फिर ये बोली कि ठीक है सर, मैं एक बार ऑफिस पे आऊंगी। फिर ये आके मिली भी, हालांकि उस समय मैं देख भी नहीं पाया, कोविड का समय था, मास्क लगा हुआ था। और बातचीत करके और जो हमारी बातचीत हुई उससे जो भी मोटिवेट हुए ये चले गए। मैंने एक लाइन बोला था कि जब आप पढ़ना चाहोगे तो कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने, जितने दिन के लिए छोड़ सकते, जॉब लीव कर देना और तब आना। अभी आप एडमिशन ले लोगे, साथ साथ करोगे, होमवर्क नहीं होने पे नहीं कर पाओगे और मुश्किल होता है थोड़ा। बाद में 1 साल बाद फिर एक फोन आता है और वो संगीता जी होती है कि सर मैं अब जॉब छोड़ने की प्लानिंग कर ली हूँ, इस महीने मैंने नोटिस पीरियड पे अभी काम करना शुरू किया है, तो अब मैं मिलना चाहती हूँ। फिर ये आई, इन्होंने एडमिशन लिया, 7-8 डे के बाद जाके ये जॉब छोड़ दी और कोशिश की इन्होंने। 2-3 महीने एग्जाम के बचे हुए थे, पहली बार 62% मार्क्स लाए। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने क्वालिफाई किया है, उसका कट ऑफ देखेंगे तो दिन प्रतिदिन एबव से एबव जाते जा रहा है। और उसके बाद असफलता हाथ लगी। हमें भी यही लग रहा था कि कहीं इस असफलता के बाद फिर ये जॉब की तरफ यहाँ से स्विच ना कर जाए। हमने उत्तराखंड का फॉर्म भराया। हमारी एक प्रिय छात्रा और रही जो उत्तराखंड गई हमारे साथ, बहुत तारीफ की कि पहली बार पेरेंट्स ने परमिशन दे दिया, क्योंकि ऐसी शख्सियत है ये कि इनकी बात तो मान ही लेते हैं वो। हालांकि वो अभी इरादा बदल लिए हैं। तो अब होता क्या है कि इन लोगों को उत्तराखंड का फॉर्म भरवाया और जल्दी में कि एक सांत्वना मिले कुछ ना कुछ, नहीं तो स्विच ना कर जाइए बच्चे। और 2-3 बच्चों ने वहां पे एग्जाम का फॉर्म भरा मेरे कहने पे। मैं खुद सारा चीज छोड़ के इंस्टीट्यूट उत्तराखंड गया, क्योंकि उसमें से 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जिसके पेरेंट्स कभी जाने नहीं देते और वो उस चीज को आज भी कंसीडर करती हैं। डिनाई करना अलग चीज है, झूठ बोल देना अलग चीज है, लेकिन सच्चाई है ये। बहुत खुशी खुशी फैमिली बॉन्डिंग के साथ मैं लेके गया और उसमें संगीता जी ने 74% मार्क्स के साथ उत्तराखंड में टॉप 3 में अपनी रैंकिंग बनाई। ठीक 15 दिन बाद हुआ था एग्जाम। तो एक सफलता मिली इनको, खुद का कॉन्फिडेंस लगा कि ना ना कर सकते हैं। देखो, यूजीसी के एग्जाम में लैंग्वेज बहुत बैरियर होता है। गैप वाले बच्चों के साथ प्रश्न पढ़ पाना और उसका सही सही आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसी कंडीशन में इन्होंने फिर अगली तैयारी की और हमने मौका दिया कि आपको ये प्लेटफॉर्म सक्सेस तक आपके साथ है। और फिर 71 पॉइंट समथिंग के परसेंटेज के साथ यूजीसी नेट भी पास कर लिया इन्होंने। अभी भी ये जॉब की कंडीशंस में चल रही हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे से पढ़ाने, कोई कॉन्सेप्ट समझाने का काम हमने इनको जिम्मेदारी में दी। अभी तक जॉब पे वापस जाने का कोई प्लान नहीं बनाने दिया। तो मैं चाहूंगा कि संगीता जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं बच्चों को और जो सजेशन दे सकते हैं कि कैसे ये तैयारी करें और क्या ट्रस्ट बनाए रखें जो बेहतर जीवन आगे बना सकते हैं। ठीक है संगीता जी, आप बोलिए कुछ। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि सर ने बता ही दिया आप सभी को मेरे बारे में कि स्टडी में मेरा काफ़ी गैप रहा, लगभग 4 से 5 साल का। तो जब मैंने नेट करने की सोची तो मुझे लग भी रहा था कि पता नहीं नेट हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे नेट में बैठते हैं और कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ रहा है और पॉल साइंस में तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैंने फिर सर के बारे में सुना, सर ने समझाया अच्छे से कि ऐसे कम से कम 4 से 5 महीने अच्छे से पढ़ना, पूरा टाइम देना। अब होता क्या है कि बच्चे कुछ टाइम पढ़ते हैं, कुछ टाइम अदर एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, तो हो नहीं पाता क्लियर। लेकिन प्रॉपर टाइम दोगे, जैसे आप ऑफिस जाते हो 8 घंटे वहाँ ड्यूटी करते हो तो जाके आपको उसकी सैलरी मिलती है, वैसे ही आप कोचिंग आओ 8 घंटे यहाँ पे भी ड्यूटी समझ के उस काम को करो। जो आपका सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके PYQs हो गए, उसकी रिविजन हो गई, फिर डेली बेसिस पे उसको सुनना कि जिसके जो कॉन्सेप्ट याद कराए कि नहीं करा।
तो मैं वैसे ही ड्यूटी की तरह भी सारे होमवर्क्स याद करती थी कि कुछ ऐसा ना रहे कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये सोच के आई थी कि 5-6 महीने हैं, पेपर निकल जाए तो आगे रास्ता मिलता है कि करना चाहिए, नहीं तो फिर आप पढ़ भी रहे हो और रिजल्ट भी नहीं हो रहा, तो घर को भी लगता है और खुद को भी लगता है कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो पहला अटेम्प्ट किया तो मार्क्स तो ठीक ठाक बने, लेकिन वही है कि टाइम 5 से 6 महीने में उतनी परफेक्ट से प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो फिर मैं वही सोचने लग गई कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो सर ने फिर कहा कि उत्तराखंड का सेट उस टाइम पे निकला, लगता है मेरे लिए निकला था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट किया था, लगभग 4-5 साल के बाद उत्तराखंड में सेट का। तो वहाँ गई, एग्जाम दिया, तो भी मैं डर में थी, क्योंकि कह रहे थे, क्योंकि वहाँ के लिए तो हम जनरल में हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन था जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स थे। लेकिन फाइनली वहाँ नंबर आ गया, तो मैं बहुत खुश हो गई, कितने कंपटीशन में चलो मेरा नंबर आ गया, जितने बच्चे कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे उनका नहीं हुआ, बट मेरा हो गया। फिर उसके बाद जून में एग्जाम हुआ उसका नेट का, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स बन गए थे, 80% क्वेश्चन ठीक थे पॉलिटी में, लेकिन वही पेपर लीक की वजह से वो कैंसिल हो गया। फिर रिवीजन करी कि अब ये सितंबर वाला जैसे न जैसे निकाल ही लेना है नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वही अच्छे से उसकी रिवीजन ही मेन होता है कि पढ़ा तो दिया सर ने 5 से 6 महीने में, उसको आप कंटिन्यू संभाल के रखो उस चीज़ों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप क्विकली आंसर दे पा रहे हो किसी भी थिंकर्स के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उतनी आपकी रिवीजन स्ट्रांग है। और वही आपके पेपर में क्या होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, तो आप क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हो, वरना सोचने लगते हो कि कहीं इसका आंसर बी है या सी है। लेकिन क्लियर पता तो आप फटाफट से उसको कर लोगे और फिर टाइम आपका बच जाता है। कई बार है कि क्वेश्चन के आंसर होता है, लेकिन परफेक्शन की ना होने की वजह से टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर्स के लिए, और पीवाईक्यू से आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे है। जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें नॉट का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, सही बताना है, गलत बताना है, सीक्वेंस कैसे लगाना है, मैचिंग कैसे करना है। तो उसमें परफेक्शन आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपको वही 2-3 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और नेट का पेपर बहुत लेंथी होता है अदर पेपर्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पेपर में करने के लिए वही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना अच्छे से अटेम्प्ट करते हो। तो वैसे ही फाइनली नेट हो गया मेरा। अभी फिलहाल मेरी बीएड चल रही है, आगे पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसकी सबकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। उम्मीद है इसी क्लास मतलब अरदास क्लास से ही जुड़ी रहूंगी, और आगे और भी चीज़ें दूंगी सर को रिजल्ट और सब किसी सर, थैंक यू। चलिए, आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे बच्चों में से? हाँ, कोई कुछ? हाँ हाँ हाँ, कुछ भाई बैठो। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते रहे, जैसे कि आपको इतना हाँ, ये चीज़ सबसे ज़्यादा, हाँ वही चीज़ है, क्योंकि जब मैं आई थी तो सब बच्चों को देखती थी मैं कि सब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सबकी एकेडमिक भी स्ट्रांग थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे सबकी रेगुलर मास्टर्स थी, रेगुलर लेक्चर सुने उन्होंने सर के साथ। बच्चों तो में मैं वही सोचती थी कि इनके साथ मेरा कॉम्पिटिशन है, मेरा गैप है, तो पता नहीं मैं उसे फुलफिल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उस टाइम पे मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती थी कि मैं कितने नंबर कर पा रही हूँ, और फिर यही कहती थी कि जो चीज़ उनको आती है मुझको भी आएगी। अभी उनको आती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, मैं पढ़ लूंगी मुझे भी वो चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ रखो कि अभी मैंने पढ़ा ही नहीं तो मुझे आता ही नहीं है। और जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो इतने अच्छे से पढ़ो कि हर चीज़ जितनी भी उसकी क्वेरीज हो सकती है, जहाँ फंसने के चांसेस, आप उसको उसी टाइम पूछ के क्लियर कर लो। ऐसे नहीं है कि हमने टॉपिक भी पढ़ा और कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही है, तो वो तो आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा, तो वो और गलती होता है। आप कोई सेक्शन नहीं पढ़ा है, पार्ट 5 पढ़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन, तो उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसको बढ़िया तरीके से कर लीजिए। कहीं कोई भी डाउट है कि सर ये कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्लियर कट हो जाए कि अब तक कमीशन ने इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, तो डाउट ही नहीं रहना चाहिए अब इससे बाहर क्वेश्चन कैसे ही आएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर डर थोड़ा कम हो जाता है लगना कि हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक ही पढ़ना है। सारी नॉर्मल पॉलिटिकल के ज़्यादा स्टूडेंट्स है, उसमें तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें आती है। उसका एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से आपको कंप्लीट करना ही चाहिए, फिर थिंकर्स है उनकी बुक्स हो जाती है, फिर आईआर है, सारे इंस्टीट्यूशन है उनकी थ्योरीज है, तो उनका पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसके क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़े, कहाँ कहाँ हम फंस रहे हैं, डाउट जो होंगे ना वो जितने आपके क्लियर रहेंगे, चीज़ें आपके उतने अच्छे हो जाएंगे, डाउट्स को क्लियर करके रखना। चलिए, कुछ बच्चे पॉलिटिकल साइंस के है ना, नए हैं। अनामिका कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ। मैम जैसे आप एज अ इंडिविजुअल पॉलिटिकल सब्जेक्ट से यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आए थे, बट अभी हम जैसे आपको रेगुलर देख रहे हैं कि आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, तो आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं?
अब पॉलिटिकल में एक होता है ना, बार बार प्रैक्टिस करने से एक कमांड बन जाती है, ऐसा लगता है कि बच्चों ने बार बार क्वेश्चन पूछा, उसके मैं कितने आंसर्स कर पा रही हूँ, तो उसमें एक परफेक्शन होती है कि इतना तो पेपर लाइक ठीक है, नेट लाइक। बस वही है कि उसकी रिवीजन आप मेंटेन करके रखो। अब ज्योग्राफी है कि जैसे आप टीजीटी वगैरह पढ़ते हो या पॉलिटिकल जो पढ़ते हो, उसको सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ज्योग्राफी बेसिक आनी चाहिए। उससे आपका सब्जेक्ट आयर हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, वो उसको और स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो स्टार्टिंग में तो ज्योग्राफी जैसे 12th के बाद हमने पढ़ी ही नहीं, ना ग्रेजुएशन में थी ना मास्टर में थी, तो एकदम से पढ़ने में बहुत अजीब लगता है। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स सुनते हो ना, कि इस देश की इससे वॉर हो गई है, इसकी फिजिकल फीचर्स की वजह से ये हो रहा है, वहाँ मिनरल्स निकल गए, तो फिर समझ में आता है कि थोड़ी ज्योग्राफी आनी चाहिए। तो पता चलता है कि इस चीज़ की क्या वैल्यू है। कोई रॉ मटेरियल निकल जाता है, जैसे अब हम देखते हैं कि न्यू मोरे आइलैंड है हमारा बांग्लादेश के पास, वहाँ पे नए नए मिनरल्स निकल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से दो कंट्री में डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ी फिजिकल चीज़ें पता होगी ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो हमारा पॉल साइंस भी और स्ट्रांग हो जाएगा। कल को हम कोई भी लेक्चर एक्सप्लेन करते हो तो हम बिल्कुल डिटेल्ड में सारी चीज़ें रख देते हैं, एक एक लोकेशन वाइज, जिससे आप में और वही लेक्चर और अच्छा बनता है, परफेक्शन बढ़ती चली जाती है। इसलिए बेसिक ज्योग्राफी पॉलिटिकल का मेन पार्ट बन जाता है आईआर के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, ज्योग्राफी आपने अभी पढ़ा है, थोड़ा कुछ बताएं ज्योग्राफी में। आप जैसे रिवर डिस्प्यूट बहुत सारे होते हैं, नदियों का हाँ जल जी, हाँ जी, विवाद होता हाँ है ना। हाँ। इंडस रिवर सिस्टम बताएं, कौन कौन सी नदियां हैं, क्या है उस। इंडस रिवर सिस्टम में जैसे हम देखते हैं, तिब्बत से स्टार्ट होती है, कैलाश माउंटेन से, और चांगला पास से इंडिया में आती है, और फिर उसके बाद चिल्लास से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी भी हुई थी 1960 में, जिसमें लगभग 80% जो वाटर है इंडस रिवर का, वो पाकिस्तान में चला गया है। तो अब हमें देखना पड़ता है कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होकर कहाँ ड्रेन होती है। अब बांग्लादेश में मैक्सिमम रिवर सारे इंडिया से होते हुए जाती है, इसलिए मैक्सिमम रिवर्स के साथ बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट रहता है। फिर वहाँ डैम को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है कि डैम बनाएंगे तो कितना पानी रोकना है, फिर बिजली बिल बनता है। तो वो फिजिकल सारी लोकेशन पता रहती है इंडिया में, तो आपको वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज पता चल जाते हैं। फिर कितने स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट है साधन में, कृष्णा नदी को लेकर, महानदी रिवर को लेकर के। तो वही है कि बेसिक आप ज्योग्राफी इंडिया की पढ़ लोगे, थोड़ी वर्ल्ड की पढ़ लोगे, तो पॉलिटिकल्स पे सारे डिस्प्यूट का मतलब ही सारी फिजिकल से ही शुरुआत होती है, तो उससे समझना और इजी हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये परफेक्टनेस होनी चाहिए, और यही हम चाहते हैं कि आप सब यहाँ से निकलें, देश दुनिया में जहाँ भी जाएं, टीचिंग करें तो टीचिंग की एक अलग छाप हो। चाहे कोई, देखो, असफल छात्र होना अपने आप में एक दुर्भाग्य है। मैं बोलता हूँ कि कोई असफल नहीं हो सकता। आप जानबूझ के अगर हथियार डाल दिए, बिल्कुल ही वो कर दिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। आपने स्वयं सोच लिया, नहीं तो कोई भी अनसक्सेस, कम से कम स्टूडेंट है अनसक्सेस है, इट मीन्स की कंट्रोवर्सी है दोनों में। स्टूडेंट ही तो सक्सेस लेने के लिए आया है, और वो हर हाल में जो आपने सीखा वही आपका सक्सेस है। हर एग्जाम का अपना एक पैरामीटर्स होगा। हो सकता है यहाँ जाते आते रह गए, अभी हम आगे बुलाएंगे, अनिल जी बताएंगे कि कैसे थोड़े से मार्क्स से रुकता है कोई, और उसे अगर ये मान ले कि हम अनसक्सेस हो गए या मेरा ये नहीं हुआ तो हम असफल हो गए, ऐसा नहीं है। और वही हो जाता है कि आप उसके बाद उन चीजों को छुपाने के लिए या खुद को बचाने के लिए सामने वाले को ही ब्लेम कर दो। देखो, जिस पे ब्लेम करोगे, जिसमें कमियां निकालोगे, वो सुधर जाएगा। ये तो है। कमियां खुद में निकालेंगे तो हम खुद सुधर जाएंगे। हमेशा इस बात को याद रखना। कुछ बच्चे हैं, कई बार हो जाता है कि बेवजह भी कुछ ऐसी चीजों को वो करेंगे जिसमें कि उनको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत अच्छा बोल दिया। चाहे किसी टीचर को लेके हो, कोचिंग को लेके हो, कहीं पर भी होता है। मेरा ये कहना होता है कि आपको चीजें नहीं अच्छी लगी, आप में हो सकता है उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होगी, आप लीव आउट कीजिए और आप खुद को मैनेज कीजिए अच्छे लेवल पे। आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि उसी जगह से कोई आपके बगल में बैठ के 81% ले आती है। पॉलिटिकल साइंस का इस बार का रिकॉर्ड है ना 81%, गरिमा जी लाई है। उन्हीं की कुछ मित्र हैं, कुछ शाखाएं हैं, वो यही बोलती हैं कि पता नहीं क्या ही पढ़ा दिए। ये भी होता है। एक बच्चा कॉन्टिन्यूअस जो है सो अप टू अप लाया जा रहा है, जिनके पास वो खड़े होने लायक भी नहीं होंगे एजुकेशन को लेकर के, लेकिन वो रखते हैं, क्योंकि उनको अपना है, सामने कह दो, अपनी कमियां छुपा लो ना। पेरेंट्स को इन चीजों का पता चलता है एक्चुअल में, ना हम समझ पाते कि कहाँ दिक्कत आ रही। तो सब लोग अपने अंदर की कमियों को झांकना है कि वहां से चीजें कैसे इंप्रूव किया जाए। आप हमें कहेंगे, हम खुद को पक्का इंप्रूव करेंगे कि कहाँ दिक्कतें आ रही। लेकिन आप अगर दुनिया के अकॉर्डिंग कहेंगे, हम आपको कुछ भी नहीं कहें, क्योंकि कोचिंग
देना भर टीचिंग भर का काम हो हमारा, आपके पर्सनल किसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करें, तो ये प्रोफेशन एक अलग हो जाता है। लेकिन कोई मेंटोर है तो आप सोचो कि डॉक्टर आपसे आपका इलाज करेगा और आपकी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल है? कभी होगा इलाज? पर्सनल चीज को नहीं छेड़ेगा, पॉसिबल है? इलाज हो सकता है? स्टूडेंट अलग अलग प्रॉब्लम्स में ग्रसित होते हैं, वो सामने रखे तो पक्का इलाज होगा, पक्का वो बेहतर कर जाएंगे सबसे। लेकिन वो उन चीजों से बचने की कोशिश में फिर हो जाता है कि कुछ और स्टेटमेंट दे दो। तो आप लोग इनसे यही सीखेंगे कि देखो, और एग्जाम में बाहर हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपने क्या किया वो प्रॉब्लम है, या वो सॉल्यूशन हो सकता है। तो चाणक्य कहते हैं ना कि कोई भी घटना हुई वो नियति थी, उस पे आपका वश नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया वो आपके वश में था, उस पे विचार करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगीता जी का एक छोटा सा गिफ्ट है, ये हर बार मैं बच्चों को देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हाँ एक वो कर लीजिए, पीछे होना पड़ेगा ना। पिक्चर ले लो।